हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश शूटर पे। आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का पढ़ेंगे। वेकअप कॉल इसका टाइटल है। यह आर्टिकल लिखा हुआ है लैंडस्लाइड्स पे। अब लैंडस्लाइड्स क्या होती हैं? कुछ वीडियोस नेट पे अवेलेबल हैं, उन्हीं में से एक वीडियो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। देखिए, इसको बोलते हैं लैंडस्लाइड। जब लैंड ये आपके सामने स्लाइड करने लगे, ऐसी वीडियोज़ आपको और भी मिलेंगी। ये मिजोरम, मणिपुर, इन एरियाज़ की हैं और हाल ही में कई घटनाएं लैंडस्लाइड्स की हमने देखी हैं। तो आज इसी चीज़ पे बेस्ड है सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल। एक मिनट इसको बंद कर देते हैं। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी है। जल्दी से शुरू करेंगे। आपका क्विज़ दिखा रहा हूँ आज का। इस आर्टिकल में जो भी आप सीखोगे इस क्विज़ पे अप्लाई करना। 5 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। क्लास के लास्ट में इनका सोल्यूशन करवाऊंगा। 5 में से 5 मार्क्स आपको मिलने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। आइए कुछ नया सीखते हैं। चलिए, कह रहा वेकअप कॉल। देखिए, वेकअप का मतलब होता है उठना और कॉल का मतलब होता है आवाज़। तो वेकअप कॉल वो वाली आवाज़ है जिससे आप उठते हो। ये आपके अलार्म की आवाज़ भी हो सकती है, आपकी मम्मी की आवाज़ हो सकती है, आपके घर के पास किसी मुर्गे ने बांग दी है, वो भी वेकअप कॉल है। तो कह रहा है एक वेकअप कॉल अब इंडिया को भी मिल चुकी है। अब किसके लिए मिली है भाई? ऑन मणिपुर लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड आप जानते हैं, आपने अभी भी देखा है ये लैंडस्लाइड्स। तो जो लैंडस्लाइड्स मणिपुर में हो रही है, बात की जा रही है इनकी। इन लैंडस्लाइड से इंडिया को एक वेकअप कॉल मिली है। कुछ एक्शंस हम ऐसे ले रहे हैं जिसकी वजह से ये घटनाएं हो रही हैं। चलो अब टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है लैंडस्लाइड्स इन मणिपुर आर रिलेटेड टू अवॉइडेबल मैन मेड एक्शंस। कह रहे जितनी भी लैंडस्लाइड्स मणिपुर में हो रही हैं, ये सब की सब रिलेटेड हैं, जुड़ी हुई हैं, कनेक्टेड हैं। अच्छा, किससे भाई? टू लगा के बता रहा है, ऐसे एक्शन से जो एक तो अवॉइडेबल है, दूसरा मैन मेड है। अवॉइडेबल का मतलब होता है जिससे बचा जा सकता है, जिससे स्केप किया जा सकता है। और मैन मेड का मतलब है जो कुदरत ने नहीं बनाए हैं, जो हम खुद से जानबूझ करके ले रहे हैं। तो लैंडस्लाइड्स एक परिणाम है, एक कॉन्सिक्वेंस है ऐसे हरकतों का, एक्शंस का, जिन हरकतों से हम बच भी सकते थे और जो हरकतें इंसान ने खुद ने की हैं, कुदरत ने इन हरकतों को नहीं किया। लैंडस्लाइड सब्जेक्ट है, आर इसकी वर्ब है, रिलेटेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, सेंटेंस एक्टिव में लिखा हुआ है, ये पैसिव सेंटेंस नहीं है। आर वर्ब है, रिलेटेड एडजेक्टिव है। अवॉइडेबल मतलब जिससे बचा जा सके, जो इस्केपेबल हो। अब देखो, अवॉइडेबल तो मैंने आपको बता दिया। अनअवॉइडेबल के लिए कौन सा वन वर्ड यूज़ करोगे? बहुत अच्छे अच्छे वन वर्ड्स हैं अपने पास। समथिंग विच इज़ अनअवॉइडेबल, इसके लिए कौन कौन से वन वर्ड्स आपको याद आते हैं? सब लोग कोशिश करेंगे कमेंट सेक्शन में, फिर मैं लिखता हूँ, देखें कितने अपने मैच होते हैं। देखो, पहला तो इस्केपेबल का उल्टा है। देखो, अवॉइडेबल का अनअवॉइडेबल, तो इस्केपेबल का इन इस्केपेबल। ठीक है, ये तो हो गया पहला। फिर एक अच्छा है अपने पास एडवांस्ड, इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब जिससे बचा ना जा सके। और लास्ट में हमारे पास एक और इमिनेंट है ना। इमिनेंट को लूमिंग भी बोलते हैं। लूमिंग और इमिनेंट मतलब सर पे मंडराती हुई कोई चीज़। तो इनएस्केपेबल, इनएविटेबल, इमिनेंट और लूमिंग सब वही चीज़ें हैं जिनको आप नहीं रोक सकते। वोकैब शीट में बार बार ये वर्ड्स आते हैं, आपको रिवीजन करना है। चलो अब आगे बढ़ेंगे। सारे आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालेंगे ताकि अपने इसको स्मूथली पढ़ सकें। उसी के साथ देखिए, एग्जाम्स की तैयारी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मॉक टेस्ट लगाना और उनको एनालाइज करना। जितने मॉक टेस्ट लगाओगे ढंग से, उतना ही अपने स्कोर को बूस्ट करोगे। और मॉक टेस्ट के लिए मेरा पर्सनल फेवरेट है टेस्टबुक.com। रीजन इसका सिंपल सा है, 43,000 मॉक टेस्ट 550 से ज़्यादा एग्जाम्स के एक सिंगल पैकेज में आपको मिल जाते हैं। अब इसमें मुश्किल भी होंगे, आसान भी होंगे, डिफिकल्ट भी होंगे, खूब तैयारी का मौका आपको मिलता है। ये सारे मॉक टेस्ट सिंगल पैकेज में आप अवेल कर सकते हैं। 1 साल के लिए 499 में, 3 सालों के लिए 699 के पैकेज में। लेकिन ध्यान रखना, ये प्राइसेस पे आपको मिलता है ऑफ अगर आप यूज़ करते हैं कोड YT10। जैसे ही कोड को लगाओगे 499 वाला मिलेगा 375 में, 69 वाला मिलेगा आपको 525 में। टेक्स्ट बुक का लिंक मिलेगा आपको कमेंट सेक्शन में। कोड YT10 को लगा के डिस्काउंट लेना ना भूलें। चलो आ जाओ, अपनी वोकैब शीट है। पिछली बार हमने छोड़ा था स्कॉर्चिंग पे, अब आज शुरू करेंगे डिब्री से। देखिए, डिब्री का मतलब होता है मलबा। मलबा जानते हो ना आप, किसी चीज़ का बचा कुचा। इसको रबल या रैकेज भी बोलते हैं। अब डिब्री में ध्यान ये रखना, ये वर्ड तो आपको याद हो जाएगा मलबा, लेकिन डिब्री में एस को प्रोनाउंस नहीं किया जाता है। इसको डिब्रीस नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिब्री। एस यहाँ पे साइलेंट है। सेवरल नेवी शिप्स आर ट्राइंग टू रिकवर
द डिब्री ऑफ द क्रैश्ड प्लेन। बहुत सारी नेवी की शिप्स कोशिश कर रही हैं ढूंढने को, रिकवर करने को मलबे को क्रैश हुए हुए प्लेन के। इस तरह से इस वर्ड को आपको यूज़ करना है। फिर एक वर्ड है सब्सटेंशिएट, इसका मतलब होता है पुष्टि करना, हिंदी में बोलते हैं पुष्टि करना। मैंने आपसे कुछ बोला और आपने उसकी पुष्टि कर दी, सपोर्ट कर दिया, प्रूव कर दिया, कंफर्म कर दिया, तो आपने कर दिया सबस्टेंशिएट। द विटनेस गेव नो एविडेंस टू सब्सटेंशिएट हिज स्टोरी। विटनेस ने कोई भी सबूत पेश नहीं किया अपनी स्टोरी की पुष्टि करने के लिए, जो कहानी उसने बताई थी उसको कंफर्म करने के लिए। सब्सटेंशिएट का एक बहुत ही अच्छा सिनोनिम है कोरोबोरेट। कोरोबोरेट ये वर्ड आज आप आर्टिकल में देखने वाले हैं। देखो अच्छे अच्छे वर्ड है, एडवांस वर्ड है, लेकिन आप रिवीजन बार बार करोगे तो आपके लिए नॉर्मल वर्ड्स हो जाएंगे। सब्सटेंशिएट, कोरोबोरेट, पुष्टि करना। फिर अगला वर्ड है स्नोबॉल। इस पे मैंने आपको कहानी बताई हुई है। स्नो मतलब बर्फ़, बॉल मतलब गेंद। अब एक पहाड़ पे जाओ जिस पे बर्फ़ जमी हो बहुत सारी, और ऊपर से स्नो की एक गेंद बना के नीचे लुढ़का दो। जब वो गेंद नीचे आएगी ना तो उसकी बन जाएगी एक बड़ी सी चट्टान, क्योंकि स्नो के साथ में स्नो मिलती जाएगी और चीज़ें आपके आउट ऑफ कंट्रोल होती जाएंगी। स्नोबॉल का मतलब ये होता है किसी चीज़ का बहुत बड़ा बन जाना आउट ऑफ कंट्रोल होकर के। आपने हल्का सा मजाक किया और आपके दोस्त ने आपसे दोस्ती तोड़ ली, तो वो जो मजाक है ना वो स्नो बॉल कर गया, गेट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। जैसे ऊपर से गेंद आई थी, नीचे बन गई एक बड़ी सी चट्टान। द पैंडमिक हैज स्नोबॉल्ड इनटू एन इंटरनेशनल डिजास्टर। ये पैंडमिक स्नोबॉल कर चुकी है एक अंतर्राष्ट्रीय दुर्घटना में, है ना स्नोबॉल। अब इसको स्पाइरल करना भी बोलते हैं। ठीक है, ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे आप। फिर अगला वर्ड है प्रॉन। प्रॉन का मतलब होता है डिफेंसलेस, किसी चीज़ के सामने मजबूर। जैसे आप बाहर जाओ बारिश में, छाता नहीं हो आपके पास, तो बारिश के सामने आप डिफेंसलेस या प्रोन हो जाओगे। कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि आप बारिश से बच सकें। छाता होगा तभी बच पाओगे, नहीं तो आप डिफेंसलेस हो, है ना। द पुअर एंड इलिटरेट आर प्रोन टू बीइंग इन्वॉल्व इन क्राइम्स। जो गरीब और अनपढ़ लोग होते हैं वो डिफेंसलेस होते हैं क्राइम में इन्वॉल्व होने के, है ना। क्राइम में इन्वॉल्व होने के अलावा उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस होते नहीं हैं। गरीब भी हैं और इलिटरेट भी हैं, ज़्यादा कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। तो प्रोन टू, डिफेंसलेस टू, ससेप्टिबल टू, वल्नरेबल टू, ये सारे वर्ड्स आज आप आर्टिकल में देखोगे। प्रोन देखोगे, बाकी सब इसके सिनोनिम्स हैं। चलो, ये टू यहाँ पे प्रेपोजिशन है, इसलिए इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म जेरंड आएगा। प्रोन टू के बाद में हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज़ करते हैं। लास्ट वर्ड है इंक्लीमेंट। इंक्लीमेंट का मतलब होता है बेदर्द, समझ गए, एकदम क्रूर। जनरली इंक्लीमेंट नाम का वर्ड इंग्लिश में 90% केसेस में वेदर के साथ में यूज़ होता है। इस वर्ड को आप इंसानों के साथ नहीं लगाओगे, आप लगाओगे मौसम के साथ में, तूफान के साथ में। ठीक है, आवर ट्रिप हैड टू बी पोस्टपोन्ड ड्यू टू इनक्लीमेंट वेदर। हमारी ट्रिप को पोस्टपोन करना पड़ा बेदर्द मौसम की वजह से, क्रूल या मर्सिलेस वेदर की वजह से। इसको बिटर या कड़वा भी बोल सकते हैं। याद रख लेना, फिर से बोल रहा हूँ, इंक्लीमेंट वर्ड इंग्लिश में मौसम और मौसम से जुड़ी घटनाओं के साथ ही नेगेटिव वे में यूज़ किया जाता है, एटलीस्ट 90% जगहों पे। तो ये 4-5 वर्ड्स हैं, डिटेल में हो गए हैं। अब आ जाओ आर्टिकल पे, समरी आपको दे देते हैं। समरी बड़ी आसान है। ये जो मैंने आपको भी पिक्चर दिखाई थी, वीडियो छोटी सी क्लिप जिसमें लैंडस्लाइड हो रहा था मणिपुर में, मिजोरम में, ये घटनाएं पहले नहीं होती थी, आजकल ज़्यादा हो रही हैं मणिपुर के अंदर। हमारा आर्टिकल बोल रहा है कि ये एक वेकअप कॉल है ये इंडियन अथॉरिटीज़ के लिए। जहाँ पे अभी भी एक लैंडस्लाइड की घटना हुई है, 38-40 लोगों की मौत हो गई है, वहाँ पे एक रेलवे की लाइन बिछ रही थी। हमारा आर्टिकल यही कह रहा है कि जो रेलवे की लाइंस बिछाते हो, डैम्स बनाते हो, यहाँ पे बड़े बड़े डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स करते हो, उसी वजह से मणिपुर जैसे एरिया में जहाँ पे लैंडस्लाइड्स पहले नहीं होती थी, आजकल बहुत हो रही हैं। तो ये वेकअप कॉल है आपके लिए। इन एरियाज़ को प्रिस्टीन यानी कि अनटच्ड रहने दो, यहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट्स मत करो। ये मैन मेड एक्शंस जब रुकेंगे तभी यहाँ पे लैंडस्लाइड्स की घटनाएँ रुकेंगी। आज की टोन क्या है? आज की टोन है कॉशनिंग या फॉर ए वार्निंग। कॉशनिंग या फॉर वार्निंग, कॉशनिंग फॉर वार्निंग दोनों का मतलब एक ही है, आगे के लिए चेताना, किसी चीज़ के लिए पहले से ही सचेत कर देना, है ना। शुरू करें आर्टिकल को, चलिए। कह रहा द लैंडस्लाइड दैट अकर्ड लास्ट वीक इन टुपुल एरिया इन मणिपुर's नोनी डिस्ट्रिक्ट विल गो डाउन एज वन ऑफ द सीवियरेस्ट natural disasters in the state, with the death toll reaching 38 and more than 25 people remaining trapped below the debris even as rescue efforts were on। पहले प्यार से सेंटेंस को पढ़ो, समझो वो कहना क्या चाह रहा है आपसे। कह रहा है जो लैंडस्लाइड अभी अभी हुआ है
जो स्खलन हुआ है, मड स्लाइड हुआ है। कौन सा मड स्लाइड भाई, कौन सी लैंडस्लाइड? जो अकर हुई थी, जो टेक प्लेस हुई थी, जो घटित हुई थी पिछले ही हफ्ते तुपुल एरिया में मणिपुर के नौनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कह रहा है ये जो लैंडस्लाइड है ना, जो ऐसे ऐसे हुई थी पिछले वीक, ये लैंडस्लाइड विल गो डाउन, ये गो डाउन करेगी। अब गो डाउन का मतलब क्या है? याद किया जाना इतिहास में। समझ में आ रही है बात? इस लैंडस्लाइड को याद किया जाएगा, रिमेंबर किया जाएगा, और किसकी तरह? अब एज लगा के बता रहे हैं, आज तक की सबसे खराब नेचुरल डिजास्टर्स में से एक की तरह, वन ऑफ द सीवियरेस्ट नेचुरल डिजास्टर। सीवियरेस्ट का मतलब होता है सबसे खराब, और किसमें? इस स्टेट में, मणिपुर के अंदर। अब ये पूरा कैसे होगा भाई? सबसे खराब ये कैसे बन जाएगा लैंडस्लाइड? ये बनेगा साथ ही विद डेथ टोल के रीच कर जाने के साथ। डेथ टोल मतलब मृतकों का आंकड़ा। तो मौतों के पहुंच जाने के साथ ही 38 पे, और 25 से ज़्यादा लोगों के, मोर देन 25 के अभी भी फंसे होने के साथ ही, ट्रैप्ड होने के साथ ही। और ट्रैप्ड कहाँ पे हैं? फंसे हुए कहाँ हैं? डिब्री के नीचे, मलबे के नीचे। और कैसे? वहीं जब दूसरी तरफ, इवन एज का मतलब होता है वहीं जब दूसरी तरफ। कह रहा है वहीं जब दूसरी तरफ रेस्क्यू के जो एफर्ट्स हैं, बचाव के जो काम है, वर ऑन, वो अभी भी जारी थे। लंबा सेंटेंस है, बड़ा आसान है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर स्ट्रक्चर को पकड़ना। जो लैंडस्लाइड जो पिछले हफ्ते हुई है तुपुल एरिया में, मणिपुर के नौनी डिस्ट्रिक्ट में, ये लैंडस्लाइड विल गो डाउन होगी, याद रखी जाएगी। और कैसे याद रखी जाएगी? एज लगा के बता दिया। आज तक की इस स्टेट में जो सबसे सीवियरेस्ट नेचुरल डिजास्टर्स हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, उनमें से एक की तरह, वन की तरह। और ये सारा काम इसलिए होगा, ये होगा साथ ही मृतकों के आंकड़े के पहुंच जाने के साथ ही, रीच करने के साथ ही 38 पे, और 25 से ज़्यादा लोगों के अभी भी फंसे जाने के साथ ही डिब्री यानी मलबे के नीचे। वहीं जब दूसरी तरफ रेस्क्यू एफर्ट्स भी चालू हैं। अभी तो पुलिस वाले और जो डिजास्टर वाले बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं। लैंडस्लाइड की वर्ब है विल गो डाउन। गो डाउन मतलब याद रखा जाना, बी रिमेंबर्ड किसी भी तरीके से। जैसे इलोन मस्क विल गो डाउन एज द ग्रेटेस्ट इन्वेंटर ऑफ द 21st सेंचुरी। इलोन मस्क जाना जाएगा 21st सेंचुरी का सबसे महान इन्वेंटर। इन्वेंटर का मतलब होता है जो खोजे करे नई नई चीज़ों की, है ना। तो आज से 200 साल बाद लोग पढ़ेंगे कि इलोन मस्क नाम का एक आदमी इस तरह से 21st सेंचुरी में हुआ था। तो इस तरीके से बता रहा हूँ, आप इसको यूज़ कर सकते हैं ना। दैट की वो अकर्ड, दैट आया लैंडस्लाइड के लिए। सीवियर, सीवियर एंड सीवियरेस्ट, ये सीवियर यानी खराब की सबसे बुरी वाली, सबसे बड़ी वाली डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। अच्छा, वन के बाद में जब भी ऑफ लगे, वन के बाद में जब भी ऑफ लगे तो जो नाउन आएगा उसके बाद में वो प्लूरल लगाना है। वन ऑफ द डिजास्टर्स, समझ गए ना। वन ऑफ ये एडजेक्टिव, ये नेचुरल एडजेक्टिव, डिजास्टर जो नाउन है उसको प्लूरल लगाया गया है। डिब्री आप जानते हैं, मलबा, रैकेज, रबल। अच्छा, इवन एज का मतलब होता है वहीं जब दूसरी तरफ। रेस्क्यू एफर्ट्स की वर्ब है वर। ऑन यहाँ पे एडवर्ब है, जब कोई चीज़ ऑन होती है तो वो जारी होती है। जैसे लाइट को ऑन करते हो तो लाइट जारी हो जाती है ना, कंटिन्यू हो जाती है। ऑन यहाँ पे जो है एडवर्ब है। कह रहा द ट्रेजिक डिजास्टर हैज़ बीन कंपाउंडेड बाय द डिब्री ऑफ द लैंडस्लाइड ब्लॉकिंग द इजेई रिवर, क्रिएटिंग अ सिग्निफिकेंट वेलिंग अप ऑफ वाटर विच कुड इनंडेट लो लाइंग एरियाज इफ द डैम लाइक स्ट्रक्चर इज ब्रीज्ड। अब कह रहे हैं ये जो 25-38 का आंकड़ा देखा ना, इससे भी बुरी एक चीज़ और है। क्या बुरी चीज़ है भाई? कह रहे हैं जो ट्रेजिक डिजास्टर है ना, ये जो बड़ा तबाही बड़ा डिजास्टर है, ट्रेजेडी भरा, ये और कंपाउंड हो गया है। अब कंपाउंड होने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का और बढ़ जाना, इंटेंसिफाई हो जाना। कंपाउंड इंटरेस्ट आप पढ़ते हो ना, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये ट्रेजिक डिजास्टर जो है ना, इस पे लग गया चक्रवृद्धि ब्याज, ये और ज़्यादा बड़ा हो गया है कंपाउंड। और किसके द्वारा? डिब्री के द्वारा, मलबे के द्वारा जो आया इस लैंडस्लाइड से, और इस मलबे के, डिब्री के ब्लॉक कर देने के साथ। ब्लॉक करना मतलब रोक देना। और किसको? इजेई रिवर को। अब देखो ब्लॉक इसने कैसे किया? क्रिएट करते हुए बहुत ही बड़े एक्यूमुलेशन को, वेलिंग अप को। वेलिंग अप मतलब इकट्ठा हो जाना किसी चीज़ का, जैसे कुएं में पानी इकट्ठा हो जाता है वेल में। तो कह रहे हैं ये सब काम हो रहा है क्रिएट करते हुए एक बहुत ही बड़े इकट्ठे होने को, वेलिंग अप को पानी के। और वो पानी जो कुड इनंडेट, जो फ्यूचर में डुबो देगा, इनंडेट कर देगा। इनंडेट करना मतलब बाढ़ ले आना, जो बाढ़ ला सकता है फ्यूचर में लो लाइंग एरियाज़ में, ऐसे एरियाज़ में जो नीचे बसे हुए हैं। अगर ये डैम लाइक स्ट्रक्चर जो है, बांध की जैसी जो स्ट्रक्चर है, ब्रीच हो जाती है, टूट जाती है।
तो हुआ क्या, जब ऊपर से डिबरी गिरा ना, ये सारा मलबा जो है नदी में जाके जाम हो गया, और जाम होकर के इसने एक नेचुरल डैम बना दिया, और इस डैम के पीछे क्या हो गया, पानी इकट्ठा हो गया बहुत सारा। अगर ये सारा मलबा वहाँ से अपने आप हट गया तो ये सारा पानी एक साथ आएगा, और जो जितने लो एरियाज हैं, लो लाइंग, वहाँ पे बाढ़ ले आएगा। तो इससे बड़ी घटना अब ये हो चुकी है। डिजास्टर की वर्ब है हैज़ बीन कंपाउंडेड, पैसिव वॉइस में, परफेक्ट टेंस में। कंपाउंड, कंपाउंड वो समझ गए ना, कंपाउंड इंटरेस्ट से इसको जोड़ लेना, किसी चीज़ का और बढ़ जाना रातों रात, है ना, इंटेंसिफाई या डीपन हो जाना। क्रिएटिंग, यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस सेक्शन है। जब ये कंपाउंड कर रहा था तब ये क्रिएट भी कर रहा था एक वेलिंग अप को। वेलिंग अप मतलब किसी चीज़ का एक्यूमुलेशन, बिल्डअप। ये बना है वेल से, वेल का मतलब है कुआं, कुएं में पानी अप हो रहा है, वेलिंग अप हो रहा है, तो मतलब कुएं में पानी इकट्ठा हो रहा है ना, वेलिंग अप, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। विच की वर्ब है कुड इनंडेट, इनंडेट का मतलब होता है डुबो देना, बाढ़ ले आना। बाढ़ लाने के सारे सिनोनिम है, फ्लड, ओवरवेल्म, है ना, सबमर्ज, डिल्यूज, सब बाढ़ लाने के सिनोनिम है, ये पानी बाढ़ ले आएगा। चलो, स्ट्रक्चर की वर्ब है इज ब्रीच्ड। ब्रीच का मतलब होता है किसी चीज़ का उल्लंघन होना, वॉयलेट होना, इन्फ्रिंज होना। कह रहा while the administration has sought to ease the water outflow from the stored water, inclement weather has hampered the pace of the efforts, and the government and disaster management officials must now take precautions to ensure that consequences of the disasters do not snowball even further. अब कह रहे ये जो दो घटनाएं हुई हैं, इससे प्रशासन को क्या सीख मिलती है। कह रहे जहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन हैज सॉर्ट, वो सॉर्ट कर चुका है। सीख की थर्ड फॉर्म है सॉर्ट करना, हैज के बाद V3 लगी हुई है। सीख का मतलब होता है किसी काम को करने की कोशिश करना। कह रहे जहाँ प्रशासन इस काम को करने की कोशिश कर चुका है, जो है नरम बनाने का, ईज बनाने का, पानी के आउटफ्लो को, बहाव को, स्टोर्ड वाटर में। तो प्रशासन पूरा जोर लगा रहा है कि कैसे भी करके इस नदी में जो पानी जमा हो रहा है उसके बहाव को कम किया जाए, कैसे भी करके पानी को, समझ गए ना, वहाँ से कम किया जाए। कह रहे जहाँ ऐसा है वहीं पे जो इंक्लीमेंट वेदर है ना, जो बेदर्द वेदर है, समझ गए, ब्रूटल मौसम है, उसने हैम्पर कर दिया है, रोक लगा दी है, रोड़े डाल दिए हैं एफर्ट्स के पेस में, कोशिशों की गति में, कोशिशों की स्पीड में। और जो सरकार और डिजास्टर मैनेजमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, अब उनको लेना चाहिए बहुत सारी प्रिकॉशंस को, सावधानियों को। और क्यों, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए दैट वो ये कि जो दुष्परिणाम हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो रिजल्ट्स हैं इस डिजास्टर के, वो स्नोबॉल नहीं होते हैं, गेट आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होते हैं, इवन फर्दर और भी ज़्यादा। तो सारी वो कैब जो आपने शुरू में देखी थी ना, इसी सेंटेंस में आ गई, समझ गए। प्रशासन कोशिश कर रहा है पानी को थोड़ा सा कम कर दें, एक साथ आगे ना आ जाए। वहीं पे मौसम जो है वो रास्ते में इनके रोड़े डाल रहा है। अब सरकार को पूरी प्रिकॉशन लेने चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो, कुछ ऐसा कॉन्सिक्वेंस निकल करके आए कि डिजास्टर में बहुत ज़्यादा तबाही होने लगे। एडमिनिस्ट्रेशन की वर्ब है हैज़ सॉट, वेदर की वर्ब है हैज़ हैम्पर्ड। हैम्पर का मतलब है रोड़े डालना, हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट, इम्पीड करना। रिमाइंड का सिनोनिम है बिटर, ब्रूटल, क्रूअल, याद है ना। ये वर्ड वेदर के साथ में यूज़ होगा 90% जो है प्लेसेस पे। आउटफ्लो मतलब बाहर की जो आउट गोइंग है ना, पानी की निकासी है। गवर्नमेंट और ऑफिशियल्स की वर्ब है मस्ट नाउ टेक। प्रिकॉशन मतलब सावधानी। कॉन्सिक्वेंसेस की वर्ब है डू नॉट स्नोबॉल। स्नोबॉल का मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत बड़ा हो जाना, जैसे पहाड़ से ऊपर स्नो की बॉल नीचे की तरफ आती है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द फैक्ट दैट सच ए डिजास्टर अकर्ड इन अ रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट इन अ लैंडस्लाइड प्रोन एरिया शुड गिव डेवलपमेंट प्लानर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन द स्टेट अ पॉज। कह रहा है ये जो फैक्ट है ना, ये जो बात है, ये जो स्टेटमेंट है, दैट वो ये कि ऐसा डिजास्टर अकर हुआ, टेक प्लेस हुआ एक रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट में, और कहाँ पे, एक ऐसे एरिया में जो लैंड स्लाइड प्रोन है, जिसमें लैंड स्लाइड के लिए डिफेंसलेसनेस है, जहाँ पे ससेप्टिबिलिटी है, लैंड स्लाइड्स हो सकती हैं। कह रहे जो फैक्ट है ना अपने आप में कि ऐसी जगह पे सारी घटना हुई है, इस फैक्ट को ही शुड गिव दे देना चाहिए। अच्छा, क्या दे देना चाहिए भाई, किसको, भाई डेवलपमेंटल प्लानर्स को और सरकारी अधिकारियों को दे देना चाहिए जो स्टेट में है एक पॉज, एक छोटा सा ब्रेक। अब इन सब लोगों को ब्रेक लेना चाहिए और सोचना चाहिए क्या हम सही कर रहे हैं रेलवे लाइन बिछा करके ऐसे एरिया में। फैक्ट की वर्ब है शुड गिव, डिजास्टर की वर्ब है अकर्ड। सच अ डिजास्टर का मतलब ऐसा एक डिजास्टर, सच अ का मतलब ही होता है ऐसा एक। आगे बढ़े, सिंपल सेंटेंस था। स्ट्रक्चर पकड़ते जाओ, सब्जेक्ट वर्ब पकड़ लिया तो उसके बाद सेंटेंस से आपका कोई भी गिला शिकवा नहीं है ना, इस चीज़ को हमेशा याद रखा करो। सब्जेक्ट वर्ब पकड़ना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है आपका। आगे कह रहा है वाइल
द हिमालयन स्टेट्स इन नॉर्दर्न इंडिया and other states with hill guard terrain such as Kerala have registered the bulk of landslides in the last decade or so according to governmental data. The number of such incidents in Manipur 20 between 2014 and 2020 is not insignificant. अब ये बता रहा है क्या ये पहले भी हो रहा था क्या? कह रहा है जहाँ हिमालयन स्टेट्स जो हैं, हिमालयन स्टेट समझ गए ना, पूरा जो एरिया है तिब्बत से लेकर के नेपाल, भूटान, अपनी 7 सिस्टर्स, सारे जो इंडियन स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ के, कह रहा है जहाँ जो हिमालयन स्टेट्स हैं नॉर्दर्न इंडिया की और अदर स्टेट्स हैं जिनमें हिल और घाट्स हैं, जिन पे पहाड़ पर्वत हैं, ऐसे टेरेन है जैसे कि केरला, कह रहा है जहाँ पे इन्होंने रजिस्टर किया है ज़्यादातर लैंडस्लाइड्स को, ज़्यादातर समझ गए ना ऐसी घटनाओं को पिछले डेकेड में या उसके आसपास, इन द लास्ट डेकेड और सो, और किसके हिसाब से? सरकार के डेटा के हिसाब से। कह रहे जहाँ सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड्स इसी तरह के एरियाज़ में हुई हैं। कह रहा है ऐसी जो नंबर ऑफ सच लैंडस्लाइड्स है ना, इंसिडेंट्स है मणिपुर में, ये भी इनसिग्निफिकेंट नहीं है, अपने आप में कम नहीं है। तो हिमालयन स्टेट्स में तो बहुत कुछ होता ही है, होता ही आ रहा है, लेकिन अब जो मणिपुर में हो रहा है ना, जो 2014 से 20 में 6 सालों में 20 इंसिडेंट हुए हैं, अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कहे जा सकते हैं। स्टेट्स की वर्ब है हैव रजिस्टर्ड, नंबर की वर्ब है इस। नंबर ऑफ इंसिडेंट्स मतलब कितनी घटनाएं हुई हैं। टेरेन का मतलब होता है एरिया, रीजन, भूभाग, कोई भी ज़मीन का इलाका कहलाता है टेरेन। चलो अब एक कॉन्सेप्ट करेंगे ग्रामर का, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हज़ारों बार आप कर चुके हो, मेरे ख्याल से रिवीजन हो जाएगा आपका। द नंबर अपने बाद में सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब लेगा, और अ नंबर अपने बाद में प्लूरल वर्ब को ही हमेशा लेने वाला है। याद रखना प्लूरल को लेगा, सिंगुलर को नहीं लेगा। द नंबर और अ नंबर में ये फ़र्क है। अब देखो अ नंबर जो है ना, इसके साथ में कभी ह्यूज या लार्ज भी आ सकता है। अ ह्यूज नंबर, अ लार्ज नंबर, अ डिसप्रपोर्शनेट नंबर, तो इसको आप माइंड मत करना, समझ गए ना। अ नंबर मतलब अ ह्यूज नंबर भी है, लार्ज नंबर भी है, इस तरह से आपको चलना है। अच्छा इन दोनों के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, ये मैं लिखना भूल गया, लिख दूँ प्लूरल नाउन। और किसके बाद आता है सर? दोनों के बाद में आता है, दोनों के बाद में आता है। अब इसको यूज़ करके देखेंगे इस कॉन्सेप्ट को। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दिस क्लास इज या आर 600। इस क्लास में बच्चों की संख्या 600 है। क्या आ रहा है भाई? द नंबर आ रहा है, द नंबर आ रहा है। द नंबर के लिए क्या होगा? द नंबर के लिए सर प्लूरल नाउन यूज़ होगा, तो यहाँ पे प्लूरल नाउन लगाओ, यहाँ लिखो स्टूडेंट्स। और दूसरा क्या होगा सर? इसके लिए सिंगुलर वर्ब आएगी, यहाँ पे लगेगा इज। सेट है मामला। चलो द नंबर या अ नंबर ऑफ कोविड पेशेंट्स इज या ऑलरेडी वैक्सीनेटेड। बहुत सारे, अ नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे। अब यहाँ पे लिख दूँ ना अ लार्ज नंबर ऑफ, इसका मतलब होता है और भी बहुत सारे। तो कह रहे बहुत सारे या और भी बहुत सारे जो कोविड पेशेंट हैं वो पहले से ही वैक्सीनेटेड हैं। तो सर अ नंबर ऑफ तो आप देख चुके हो ऑलरेडी। ऑफ के बाद में क्या आएगा? ऑफ के बाद में आएगा प्लूरल नाउन। तो यहाँ पे लगा दो कोविड पेशेंट्स, और वर्ब को कैसा रखना है? इसके बाद रखना है प्लूरल। अब ये होता क्यों है? यहाँ पे सब्जेक्ट बनता है आपका द नंबर, लेकिन यहाँ आपका सब्जेक्ट बनता है कोविड पेशेंट्स, बस इसका यही रीज़न है। अब इसके सवाल कहीं है सर ये क्यों नहीं बना, इसको बना देते सब्जेक्ट। ये अ नंबर ऑफ या अ लार्ज नंबर ऑफ जो है, यहाँ पे लार्ज नंबर जो है ना क्वांटिफायर का काम कर रहा है। ये बता रहा है कोविड के पेशेंट्स को, बहुत सारे कोविड पेशेंट्स वैक्सीनेटेड है। तो जब बहुत सारे की बात हो रही है ना, तब हम ऑलरेडी प्लूरल वर्ब को यूज़ करना चाहेंगे। लेकिन जब द नंबर की बात करते हैं तब इसका हिंदी मीनिंग होता है स्टूडेंट्स का जो आंकड़ा है वो क्लास में 600 है। यहाँ पे आंकड़े की बात हो रही है, आंकड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर वर्ब है। सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन इसकी यही है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा द रिलेटिवली हाई नंबर ऑफ कैजुअलिटीज अकॉम्पनिंग दीज लैंडस्लाइड्स एंड द फैक्ट दैट द एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री हैज़ इटसेल्फ एक्नॉलेज्ड दैट द डिजास्टर्स वर एंथ्रोपोजेनिकली इंड्यूस्ड आर अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न फॉर द स्टेट। अब ये बात करेगा साइंस की। कह रहा है जो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ हैं, तुलनात्मक रूप से यानी रिलेटिवली, और कहाँ पे हैं कैजुअलिटीज़? इस स्टेट में। और कह रहे जो अकॉम्पनी करती हैं, जो साथ में आती हैं इन लैंडस्लाइड्स के, इन घटनाओं के। कह रहे ये जो कैजुअलिटीज़ है ना, और ये जो फैक्ट है, ये जो बात है, कौन सी बात? दैट वो ये कि जो हमारा पर्यावरण विभाग है वो अपने आप खुद में ही मान चुका है, हैज़ इटसेल्फ एक्नॉलेज्ड। इटसेल्फ का मतलब है खुद से मान चुका है। दैट वो कि ये डिजास्टर्स जो हैं ये एंथ्रोपोजेनिकली इंड्यूस्ड है। देखिए इंड्यूस्ड का मतलब होता है कोज्ड,
एंथ्रोपोजेनिकली का मतलब होता है मैन मेड, जिनको जेनिक यानी कि बर्थ एंथ्रो के द्वारा, मैन के द्वारा दिया गया हो, है ना, गिवन बर्थ बाय एंथ्रो। तो कह रहा है ये जो बात है कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री खुद कह चुकी है कि डिजास्टर्स जो हैं आदमी के द्वारा हो रहे हैं, एंथ्रोपोजेनिकली इंड्यूस्ड हैं। कह रहा है ये दोनों बातें ही, एक तो कैजुअलिटीज़ और ये वाला फैक्ट, कह रहा है ये दोनों बातें ही मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न है इस स्टेट के लिए। लंबा सेंटेंस है, बहुत सारे सब्जेक्ट वर्ब आए हैं, मुझे पता आप कंफ्यूज हो रहे हो, कोई बात नहीं, स्ट्रक्चर देख लो फिर समझ में आ जाएगा। कैजुअलिटीज़ और फैक्ट, कैजुअलिटीज़ और फैक्ट दोनों की वर्ब है आर। मिनिस्ट्री की वर्ब है हैज़ एक्नॉलेज्ड। डिजास्टर्स की वर्ब है वर इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड का मतलब होता है कोज्ड, प्रोवोक्ड। एंथ्रोपोजेनिकली मैंने बता दिया, जो जेनिक यानी बर्थ जिसका एंथ्रो यानी ह्यूमन से हुआ हो, जो चीज़ मैन मेड हो जिसमें कुदरत का कोई भी हाथ ना हो, ठीक है, मैन मेड। एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री खुद बोलती है कि ये मैन मेड डिजास्टर हैं, इनमें कुदरत का कोई भी हाथ नहीं है। बढ़े आगे, चलो ये रिलेटिवली वाला कॉन्सेप्ट फिर से करेंगे, 2-3 दिन पहले किया था। रिलेटिवली और कंपैरेटिवली दोनों का मतलब होता है तुलनात्मक रूप से, कंपेयर करने वाली तौर पे। अब ये दोनों वर्ड ही अपने आप में कंपैरिजन के लिए काफ़ी हैं, इसलिए इनके साथ में एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के अलावा कोई डिग्री को यूज़ ना करें। अगर आप कंपैरेटिव डिग्री करोगे, सुपरलेटिव डिग्री करोगे तो फिर डबल ट्रिपल कंपैरिजन हो जाएगा, इसलिए अगर ये वर्ड्स आ जाएं तो एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री को यूज़ करना है। दिस मंथ इज़ रिलेटिवली वार्मर, ये जो महीना है तुलनात्मक रूप से ज़्यादा गर्म है। अब रिलेटिवली आ गया, वार्मर आ गया, ये है कंपैरेटिव डिग्री, तो क्या करेंगे सर, इसकी पॉजिटिव डिग्री बना दो, एरर को कर दो सही। तो दिस मंथ इज़ रिलेटिवली वार्म। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस को, दिस मंथ इज़ कंपैरेटिवली वार्मर देन द प्रीवियस मंथ, ये महीना ज़्यादा गर्म है पिछले महीने के मुकाबले। अब क्या होगा, आप वही काम करोगे, कंपैरेटिवली रिलेटिवली अपने बाद में पॉजिटिव डिग्री को लेते हैं, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख दोगे वार्म। लेकिन ध्यान दे लेना यहाँ पे वार्म नहीं आएगा। अच्छा क्यों नहीं आएगा सर, भाई लॉजिक लगाओ ना, देन आ चुका है, देन आ चुका है, देन तो बिना वार्मर के कंपैरेटिव डिग्री के आ ही नहीं सकता। तो अब इलाज क्या करें, इलाज ये है कि इन दोनों की आपस में नहीं बनती, इन दोनों की आपस में नहीं बनती, तो इस केस में इसको निकाल दो। समझ में आ गई बात, जब देन लग जाए तब आपको कंपैरेटिव डिग्री लगानी ही पड़ेगी, और उस केस में रिलेटिवली और कंपैरेटिवली को निकाल दो सेंटेंस में से, आपका रूल जो है अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर देन ना हो तो रिलेटिवली कंपैरेटिवली से पंगे नहीं लेने हैं, कंपैरेटिव को पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर देना है। बढ़े आगे, आज के क्विज में यूज़ करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट हैं छोटे छोटे। चलो कह रहा है द मिनिस्ट्री आइडेंटिफाइड द कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड्स इन मणिपुर as a result of modification of slopes for construction, widening of road, quarrying for construction materials, fragile lithography, complex geopolitical structures, geological structures and heavy rainfall। तो ये जो एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री है, सरकारी मिनिस्ट्री है, जिसके आगे द भी लगाते हैं सरकारी के, कह रहे इस मिनिस्ट्री ने पहचाना, आइडेंटिफाई किया कारणों को, कॉजेज को, और किसके भाई, इन लैंडस्लाइड्स की घटनाओं के, और कहाँ पे, मणिपुर के अंदर। अच्छा कैसे पहचाना इनको, कॉजेज को, एक रिजल्ट के तौर पे पहचाना, एक नतीजे के तौर पे पहचाना इन सब चीज़ों का। अब वो चीज़ें क्या क्या हैं, फर्स्ट चीज़ है मॉडिफिकेशन ऑफ स्लोप्स फॉर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के लिए स्लोप्स का, ढलानों का मॉडिफिकेशन, कहीं पे ढलान ज़्यादा बना दी, कहीं पे ढलान कम बना दी, क्योंकि आपको वहाँ पे मकान खड़ा करना था। फिर दूसरा है वाइडनिंग ऑफ रोड, सड़कों को चौड़ा करना। तीसरा है क्वेरिंग, क्वेरिंग का मतलब होता है खनन करना, है ना, खदानी करना, और किसकी, स्टोन्स की। तो तीसरा है स्टोन्स का खनन करना कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पे। और चौथा क्या है, इस एरिया की जो फ्रेजाइल, कमज़ोर लिथोग्राफी है। लिथोग्राफी क्या होती है, ग्राफी मतलब आप जानते हैं, ज्योग्राफी आपने सुना होगा, जियो मतलब धरती, ग्राफी मतलब धरती का ग्राफ, लिथो का मतलब होता है पत्थर। तो लिथोग्राफी का मतलब होता है किसी एरिया में पत्थर कैसे जमे हुए हैं ज़मीन के अंदर। तो इस एरिया की फ्रेजाइल है लिथोग्राफी, पत्थर बड़े कमज़ोर तरीके से ज़मीन के अंदर जमे हुए हैं। लास्ट है बहुत ही पेचीदा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, और साथ में हैवी रेनफॉल। तो ये बताया मिनिस्ट्री ने 70% 50% जो रीजन है लैंडस्लाइड्स का वो मैन मेड है, जो आदमी ये सब पंगे कर रहा है। बाकी 2-3 चीज़ें हैं जो नेचुरल हैं, जैसे लिथोग्राफी, स्ट्रक्चर्स और रेनफॉल। बढ़े आगे, मिनिस्ट्री की वर्ब आइडेंटिफाइड। क्वेरिंग समझ लेना, क्वेरी करना मतलब स्टोन माइनिंग करना, पत्थर की जो है खनन करना। कह रहा अब देखो आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे, अब बताएगा इसके सॉल्यूशंस क्या हैं।
कह रहा एज अ पोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज द स्टेट गवर्नमेंट मस्ट लुक एट वेदर सफिशिएंट सॉइल और स्टेबिलिटी टेस्ट वर डन बिफोर क्लोजिंग द साइट फॉर रेलवे कंस्ट्रक्शन वर्क इन द टुपुल एरिया। कह रहा है एक पोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज के तौर पे। अब ये पोस्ट इफेक्टिव क्या होता है? ऐसा इफेक्ट आए जो पोस्ट हो, बाद में हो। पोस्ट इफेक्टिव मतलब होता है डन आफ्टरवर्ड। अरे बात समझे, बाद में की गई एक्सरसाइज के तौर पे। तो कह रहा है बाद में लेट लतीफ़ी से ही भले ही सही, लेकिन उस भी ऐसी एक्सरसाइज के तौर पे भी ना स्टेट गवर्नमेंट को लुक एट करना चाहिए, देखना चाहिए। किस पे भाई? वेदर, इस चीज़ पे, हाँ या ना, कि जो सफिशिएंट सॉइल और स्टेबिलिटी टेस्ट जो हैं उनको किया गया है या नहीं किया गया, वेदर दे वर डन और नॉट। और किससे पहले? चूज़ करने से पहले किसी भी साइट को, किसी भी जगह को रेलवे कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए टुपुल एरिया के अंदर। तो सबसे पहला काम सरकार को यही करना है, जहाँ पे लाइन बिछा रहे हो इन दोनों टेस्ट को अगर आपने किया है या नहीं किया, इसको आपको वेरीफाई करना चाहिए। गवर्नमेंट की वो है मस्ट लुक। लुक का मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ देखना, और लुक के मेजॉरिटी ऑफ सिनोनिम्स हैं, उनके बाद में आप एट देखेंगे। लुक एट, ग्लांस एट, पीक एट, स्टेयर एट, इनके मीनिंग पता है क्या आपको? देखो, ग्लांस का मतलब होता है सरसरी निगाह से देखना। मैंने आपको कुछ दिखाया, आपने देखा, अच्छा बोला, ठीक है चलो, सरसरी निगाह से देखना। पीक का मतलब होता है कहीं पे छुप के देखना, एक छोटी सी नज़र डालना, पीक करना, है ना, समझ गए ना? किसी छेद में से देख रहे हो आप, पीक कर रहे हो, बस एक झांकी देखना, झांकी लेना। और स्टेयर का मतलब होता है घूर घूर के देखना, लंबे तौर पे टकटकी लगा के। तो ये सब लुक के देखने के सिनोनिम है, सबके बाद ऐड लगेगा, ध्यान रखना। सॉइल और स्टेबिलिटी टेस्ट की वर्ब है वर डन, पैसिव वॉइस में। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है रिसर्चर्स हैव corroborated the fact that the areas in western Manipur abutting the national highways fall under very high और हाई और मॉडरेट हैजर्ड जोन्स। कह रहे रिसर्चर्स ने भी मतलब corroborate किया है, ऐसा पुष्टि किया है। कॉर्पोरेट समझ गए ना आप, सब्सटेंशिएट करना, किसी चीज़ को प्रूव करना। रिसर्चर्स ने भी इस बात की पुष्टि की है, इस फैक्ट की, इस बात की, दैट वो ये जो एरियाज हैं वेस्टर्न मणिपुर में जो अबट करते हैं, जो मिले हुए हैं, जो स्पर्श करते हैं, जो टच करते हैं, ऐसा समझ लो, टच करते हैं। और किसको? नेशनल हाईवेज़ को। ये सारे एरियाज फॉल अंडर होते हैं बहुत ज़्यादा या मॉडरेट तौर के हैजर्ड जोन्स में, ऐसे जोन्स जहाँ पे हैजर्ड हो, जहाँ पे खतरा या डेंजर हो। रिसर्चर्स ने भी बताया है कि ये सारा काम जो है ना डेंजर जोन के अंदर हो रहा है हाईवेज बनाने का। कहने का मतलब ये रिसर्चर्स की हुआ है हैव कॉर्पोरेटेड, एरियाज की हुआ है फॉल। अगर हाईवे ही ऐसे एरिया में होगा तो हाईवे पे ऐसी घटनाएं जो हैं बड़ी आम होती हैं इस तरह की। कहने का मतलब ये, ठीक है ना। चलो अब इसमें देखने वाला एक ही वर्ड है हैजर्ड। हैजर्ड का मतलब होता है डेंजर, पेरिल। अबटिंग मतलब जो अबट करे, जो जुड़ा हुआ हो, जो मिला हुआ हो, जो बहुत ज़्यादा क्लोजली टच करता हो, है ना, अबटिंग। The severe landslide occurred in the Tupul area despite the government identifying susceptible areas in the state through the National Landslide Susceptibility Mapping Project। कह रहे जो ख़राब सी लैंडस्लाइड आपको मैंने दिखाई थी अभी, टुपुल एरिया में ये अकर हुई। और कैसे अकर हुई भाई, कैसे टेक प्लेस हुई? बावजूद सरकार के आइडेंटिफाई करने के ऐसे कमज़ोर ससेप्टिबल एरियाज़ को इस स्टेट में, मणिपुर में, और किसके जरिए? इस बड़े से नाम वाले प्रोजेक्ट के जरिए। तो ये घटना उसके बाद में हुई है जब सरकार ने पहले एक प्रोजेक्ट में पूरी रिसर्च करके रखी थी कौन से एरिया में क्या हो सकता है। समझ गए ना, सरकार की रिसर्च भी जो है इस मामले में ज़्यादा काम नहीं आई। सीवियर लैंडस्लाइड की वो पे अकर, सीवियर आप जानते हैं बहुत ही ख़राब, एक्सट्रीमली बैड। डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद। चलिए, कह रहा है द अनसर्टेन नेचर ऑफ रेन्स with the monsoon being more intense this year compared to predictions has added to the problem। अब कह रहा सरकार की तो चलो है, उसके साथ में एक और प्रॉब्लम है। कह रहे जो अनसर्टेन नेचर है ना रेन्स का, कभी भी बारिश, बिन मौसम बरसात, और किसके साथ ही? मॉनसून के और ज़्यादा इंटेंस और ज़्यादा तेज़ हो जाने के साथ ही दिस ईयर कंपेयर टू प्रेडिक्शंस के मुकाबले, जो भविष्यवाणी हुई थी उसके मुकाबले, कह रहा इन नेचर ने भी, रेन्स ने ऐड कर दिया है। ऐड टू करना मतलब इंक्रीज करना, बढ़ा दिया है इस प्रॉब्लम को। तो नेचर और मॉनसून जो है दोनों ने इस साल प्रॉब्लम को और बड़ा कर दिया है। ठीक है, नेचर ऑफ रेन्स की वो है हैज़ एडेड टू। ऐड टू का मतलब होता है इंक्रीज करना, किसी चीज़ को बढ़ा देना। एन अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर लैंडस्लाइड्स इज स्टिल बीइंग डेवलप्ड एंड डिफाइंड बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड दिस कुड हेल्प reduce the scale of the such disasters once deployed across vulnerable states। करेक्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है इन लैंडस्लाइड्स के लिए,
भाई स्लाइड हो उससे पहले ही वार्निंग आ जाए आपको, एक जो है सायरन सा बज जाए। कह रहा है ऐसा सिस्टम जो है अभी भी डेवलप किया जा रहा है और रिफाइन किया जा रहा है। डेवलप करना मतलब ठीक से बनाना, रिफाइन का मतलब होता है और एडवांस बनाना। और कह रहे हैं किसके द्वारा? भारत सरकार की इस एजेंसी के द्वारा जिसके आगे द लगाओगे, द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और कह रहा है ये चीज़ जो है ना मदद कर सकती है कम करने में स्केल को, लेवल को, ऐसे डिजास्टर्स के। और कब? एक बार जब वंस इनको डिप्लॉय कर दिया जाए इस पूरे की पूरी वल्नरेबल स्टेट्स के अंदर। वल्नरेबल, प्रोन, डिफेंसलेस, ससेप्टिबल, जानते हो ना, कमज़ोर एरियाज़ को। तो ये जो है ना सारे इक्विपमेंट अभी तैयार हो रहे हैं, एक बार इनको जब डिप्लॉय किया जाएगा, काम पे लगाया जाएगा, तो बड़ा इससे स्केल को रिड्यूस करने में हेल्प मिलेगी। सिस्टम की वर्ब है इज स्टिल बीइंग डेवलप्ड एंड इज स्टिल बीइंग रिफाइंड। तो ये स्टिल बीइंग जो है ना यहाँ पे कॉमन है दोनों में, इज स्टिल बीइंग यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया। सरकारी एजेंसियों आगे द लगाएं। दिस की वर्ब है कुड हेल्प, हेल्प के बाद में रिड्यूस और टू रिड्यूस दोनों ही लिख सकते थे। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है वाइल इट इज़ अंडरस्टैंडेबल दैट स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट आर कीन ऑन एक्सेलरेटिंग कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स टू अपलिफ्ट a relatively economically backward region. Disasters such as the landslide in Tupul point to the dangers of not taking ecological challenges related to deforestation seriously enough. अब यहाँ पे लास्ट में देगा आपको सीख, क्या कर सकते हो। कह रहा है जहाँ वाइल इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, ये चीज़ समझी जा सकती है। कौन सी चीज़ भाई? कि जो स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, कह रहा है ये सारी स्टेट्स कीन ऑन हैं, बड़ी ही ईगर और बेंट हैं, बड़ी ही ज़्यादा उत्सुक हैं। और क्या करने में भाई? तेज़ करने में, एक्सेलरेट करने में कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स को, रेलवे और समझ गए ना, सड़कों को और हाईवेज को। और क्यों? ताकि ये अपलिफ्ट कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। अपलिफ्ट मतलब ऊपर लिफ्ट करना, किसी चीज़ का लेवल जो है ऊपर लाना, ताकि ये ऊपर ला सकें, इम्प्रूव कर सकें तुलनात्मक रूप पे, रिलेटिवली आर्थिक तौर पे पिछड़े हुए एक बैकवर्ड रीजन को। कह रहा है जहाँ हमें समझ में आता है इस रीजन को बैकवर्ड से फॉरवर्ड बनाने के लिए कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बड़े ज़रूरी हैं। कह रहा है वहीं पे ये समझ आने के साथ ही डिजास्टर्स जो हैं इस तरह के लैंडस्लाइड जैसे जो तुपुल में हुए हैं, ये पॉइंट आउट टू करते हैं और किसकी तरफ? उन खतरों की तरफ जो है नहीं लेने का, इकोलॉजिकल चैलेंजेस को, पर्यावरण रूपी चुनौतियों को जो शामिल हैं, रिलेटेड टू हैं, जुड़ी हुई हैं जंगलों के काटे जाने से, सीरियसली इनफ, बहुत ज़्यादा सीरियसली। तो हम मानते हैं ये सारे प्रोजेक्ट ज़रूरी हैं, लेकिन एक चीज़ आपको और ध्यान देनी है कि जो आप जंगल काट रहे हो और उससे नए जो आपको इकोलॉजिकल चैलेंज मिल रहे हैं ना, इनको सीरियसली अगर आप नहीं ले रहे हो ना, तो आप अपने आप में बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये डिजास्टर इसी चीज़ को पॉइंट टू करता है। इट की वर्ब है इज, स्टेट्स की वर्ब है आर, डिजास्टर्स की वर्ब है पॉइंट टू, कीन ऑन मतलब किसी काम को करने के लिए उतारू होना, ईगर टू होना, बेंट ऑन होना। अब ध्यान दे लेना, ईगर टू लिखा है मैंने, ईगर टू डू समथिंग, बेंट ऑन डूइंग समथिंग, कीन ऑन एक्सेलरेटिंग कनेक्टिविटी। और कुछ देखने वाला है नहीं। डिफॉरेस्टेशन समझ गए ना, फॉरेस्ट को काटना, डिजर्टिफिकेशन बोलते हैं इसको, जंगलों की कटाई को बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। कह रहा दिस इज अ वेकअप कॉल फॉर गवर्नमेंट्स इन स्टेट्स दैट आर प्रोन टू लैंडस्लाइड्स रेगुलरली। कह रहा है ये अपने आप में एक वेकअप कॉल है, एक जगाने से, नींद से जगाने वाला एक मौका है सरकारों के लिए इन स्टेट्स में। और वो सरकारें जो प्रोन हैं, डिफेंसलेस हैं, ससेप्टिबल हैं लैंडस्लाइड्स के लिए, बड़े ही आमतौर पे रेगुलरली। समझ में आ गया? तो एक वेकअप कॉल है इन सारी गवर्नमेंट्स के लिए नॉर्थ ईस्ट की। दिस की वर्ब है इज, दैट की वर्ब है आर। प्रोन टू, ससेप्टिबल टू, डिफेंसलेस टू, है ना, वल्नरेबल टू। जिस चीज़ के लिए भी आप डिफेंसलेस हैं, टू लगा के आप बताएंगे। बड़ा ही प्यारा सा, कंसाइज सा और सिंपल सा आर्टिकल था, मुझे ऐसा लग रहा है, शायद आपको भी फील हुआ होगा। जल्दी से बढ़ेंगे अपने क्विज़ की तरफ। 5-6 क्वेश्चन अपने पास, ज़रूर से इसको कोशिश किया करो और आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताया करो। समथिंग विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, ऐसी चीज़ जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो भाई ऑलरेडी आपको शुरू में बता चुका हूँ मैं, अगर एक से ज़्यादा ऑप्शंस आपके आंसर हैं तो आप डी को अपना आंसर मार्क करें, ठीक है। आंसर्स कमेंट्स में डाल रहा हूँ, वहाँ से मैच कर लेना। आ जाओ सेकंड पे। सेकंड में आपसे पूछा है ससेप्टिबल, वल्नरेबल, प्रोन, डिफेंसलेस, इनको कैसे यूज़ करना है, किस प्रेपोजिशन के साथ में आप इनको यूज़ करोगे। तो हिंट मैंने आपको अभी दी थी, बाकी कमेंट्स में आंसर रखा है, अपना आंसर बनाओ और फिर मेरे वाले से मैच करो। थर्ड में आपसे पूछा है सर द नंबर को कैसी वर्ब दोगे, सिंगुलर दोगे या प्लूरल दोगे, हैज़ बीन लगाओगे, आर लगाओगे, हैव बीन लगाओगे, हैज़ लगाओगे। तो हैज़ और हैज़ बीन में से, दोनों में से
समझ गए ना, सही मीनिंग को आपको चूज करना पड़ सकता है। हैज़ बीन का अलग मीनिंग है, हैज़ का अलग मीनिंग है। चलो लास्ट में आपसे पूछा रिलेटिवली और कंपैरेटिवली नाम के एडवर्ब्स को कैसे यूज़ किया जाता है। तो देख लेना, देन लगा हुआ है, अब देख लो कैसे यूज़ करना है। ऑलरेडी फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। 5वां वर्ड है इनंडेट। इनंडेट, इनंडेट का मीनिंग क्या होता है? 4 वर्ड्स आपके सामने हैं, सही मीनिंग को आपको सिनोनिम को चूज करना है। चलिए 6 क्वेश्चन के 5 के क्वेश्चन आंसर्स में रखे हैं, फर्स्ट कमेंट में जाओ, इसी वीडियो के नीचे आपको आंसर्स मिल जाएंगे। कोई भी क्वेरी हो रिलेटिंग टू आवर कोर्सेज, जाकर के ऐप को डाउनलोड करो। क्वेरीज के लिए व्हाट्सअप नंबर आपको दिया हुआ है, इस व्हाट्सअप पे आप बात कर सकते हैं। मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। लाइक्स और शेयर्स देते रहना, आपके शेयर्स लाइक्स पे डिपेंड करता है मैं कितनी शिद्दत से इन वीडियोस को बना करके आपसे शेयर कर सकूंगा, है ना। अंटिल देन साइनिंग आउट।